डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो शेष रही मान्यता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क्स ने जैसे ये कहा था कि वास्तविक जनता सर्वहारा वर्ग है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में धन और संपत्ति का जो इतना बड़ा गैप है, उसके आधार पर आम जनता अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती। तो इनकी जो अगली मान्यता है वो कहते हैं आर्थिक समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया जाए, और स्वतंत्रता से भी पहले आर्थिक समानता, अर्थात हर एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं सर्वप्रथम पूरी होनी चाहिए, न कि पूंजी का कुछ लोगों के पास केंद्रीकरण हो और वो बहुतों के जीवन को अपनी मुट्ठी में कर सकें। तो ये कहते हैं आर्थिक समानता जब तक स्थापित नहीं हो सकती तब तक वास्तव में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, और जब आर्थिक समानता स्थापित होगी तब व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास की पूर्ण रूप में स्वतंत्रता मिली है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा तभी प्रतीत होगा। उदारवादी लोकतंत्र अपूर्ण। मार्क्सवादियों का मानना है कि उदारवादी केवल बातें अधिक करते हैं और व्यवहारिकता के धरातल पर उनके सिद्धांतों का, उनके मूल्यों का पूर्णतः लोप हो जाता है। वो केवल देखने में बहुत आदर्श प्रतीत होता है, व्यवहारिकता के धरातल पर आम व्यक्ति अपने राजनीतिक सामाजिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता। इसी तरह से वास्तविक लोकतंत्र समाज की साम्यवादी अवस्था। इनका मानना है कि समाज में साम्यवादी अवस्था अर्थात पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से ये विलुप्त हो जाएंगे, और जो श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग है, जिसको हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसने अपना सब कुछ हार दिया है, जिसने कुछ भी अपना, क्योंकि उसके पास केवल श्रम है, अपनी मेहनत है, जिसको वो अब तक संचित नहीं कर पाया। तो इस सर्वहारा वर्ग के हाथ में शासन की यदि शक्ति आएगी तब हम ये मान सकते हैं कि ये वास्तविक समाज है और लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसी तरह लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर बल। लोकतांत्रिक केंद्रवाद से तात्पर्य है कि एक ही पार्टी जो इन मजदूरों के हितों का संरक्षण करने वाली है, उसी पार्टी के हाथ में हमेशा सत्ता बनी रहनी चाहिए। हाँ, अन्य कुछ पार्टी ऐसी हो सकती हैं जो विरोधी पक्ष की हैसियत से बनी रह सकती हैं, जो कभी कभार यदि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जनहितों के विरुद्ध किया जाए तो वो अपना रोल निभा सकती है। अन्यथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का संचालन हो, लेकिन पार्टी इन श्रमिकों की सर्वहारा वर्ग की हो, जिसे हम लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका में भी इनका विश्वास है, क्योंकि ये किसी भी चीज को एक स्ट्रोंग तरीके से व्यवहारिकता के धरातल पर स्थापित करना चाहते हैं। ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें करके लोकतंत्र की वाहवाही लूटना नहीं चाहते। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की ये मान्यताओं के साथ इसकी भी, क्योंकि कोई भी विचार जिसको आलोचना से परे नहीं कहा जा सकता, कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार, कोई आदर्श, कोई मूल्य इतना अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता कि उसमें आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना में ये कहा जा सकता है कि ये दृष्टिकोण व्यक्ति की उपेक्षा करता है। जिस तरह से हमने देखा, बहुलवादी दृष्टिकोण में व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को दिया है, लेकिन व्यक्ति अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, और व्यक्ति स्वयं में साध्य होना चाहिए। समाज व्यक्ति के हितों को पूरा करने का साधन हो सकता है, व्यक्ति की जगह समाज को नहीं दी जा सकती। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही उचित नहीं हो सकती। ये मानते हैं कि सर्वहारा वर्ग ही वास्तविक जनता है, लेकिन तानाशाही चाहे पूंजीपतियों की हो, चाहे सरकार की हो, या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किसी भी रूप में उचित नहीं कही जा सकती। जिस तरह मार्क्सवादियों ने ये आलोचना की कि पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी के बल पर सत्ता पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपनी तानाशाही से समाज के अन्य हितों को गौण किया है, अपने हितों की उन्होंने शासन के माध्यम से पूर्ति की है। आलोचकों का मत है कि सर्वहारा वर्ग भी कुछ समय तक मजदूरों और हितों के उसमें हित में काम करता दिखाई देगा, लेकिन एक समय के बाद जब उसके पास निरंकुश रूप में सारी पावर होगी तो वो भी पूंजीपतियों के समान ही कार्य करने लग जाएगा।
फर्क होगा कि पहले पूंजीपतियों की तानाशाही थी और अब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो सर्वहारा वर्ग के हाथ में उसके अधिकार स्वतंत्रता हो, ये विचार उचित प्रतीत होता है, लेकिन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कही जा सकती। इसी तरह वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता में विश्वास। मार्क्सवादियों का मानना है कि समाज में पूंजीपति और श्रमिकों के रूप में हमेशा दो वर्ग रहे हैं और इन दोनों वर्गों के हित हमेशा से अलग अलग रहे हैं। जब हित अलग हैं तो स्वाभाविक रूप से इनके हितों में टकराव होगा और संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष मार्क्स ने अनिवार्य रूप से माना है, लेकिन जरूरी नहीं है। यदि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच जिस तरह के कॉर्डियल रिलेशन हम देखते हैं वो मार्क्स की कल्पना से बिल्कुल अलग है। मार्क्स के अनुसार तो पूंजीपति और श्रमिक हमेशा एक दूसरे से संघर्षरत ही रहने चाहिए थे, लेकिन आज पूंजीपतियों ने श्रमिकों के हितों को समझा है और श्रमिकों ने भी ये समझा है कि पूंजीपतियों के बिना उनका जीवन, उनका गुजारा नहीं चल सकता। इसी तरह हिंसा और दमन की नीति, क्योंकि मार्क्सवादियों का तो दृष्टिकोण ये है कि विश्व के मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक हो जाओ, संघर्ष करो और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है। तो ये जो उक्ति है ये ही अपने आप में हिंसा और दमन का सहारा लेने की दिखती है। तो श्रमिकों को मार्क्सवादी जो प्रतिपादक हैं ये श्रमिकों को संघर्ष के लिए, हिंसा के लिए, बल और दमन का सहारा लेने के लिए उकसाते हैं। इसी तरह राष्ट्रवाद से अधिक अंतरराष्ट्रवाद की नीति पर विश्वास, क्योंकि मार्क्स ने कहा था मजदूरों का, श्रमिकों का, सर्वहारा वर्ग का कोई राष्ट्र नहीं होता। पूरे विश्व के जो मजदूर हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, उनका एक ही पहचान और एक ही वर्ग है कि वो सर्वहारा वर्ग से जुड़े हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की संख्या किसी भी देश में अधिक तादाद में होती है और ये यदि राष्ट्रवाद की भावना से अलग केवल राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रवाद के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे तो ये राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक खतरनाक, हानिकारक स्थिति नजर आती है। व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता का अंत, जब व्यक्ति की जगह समाज को साध्य समझा जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म होगी, जबकि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सर्वप्रथम उसको पूर्ण रूप में कार्य करने की, विचार अभिव्यक्त करने की, जीवन जीने की स्वतंत्रता उसकी योग्यता अनुसार उसे मिलनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति से ज्यादा चूंकि समुदाय और समूह को महत्व देता है ये दृष्टिकोण, तो व्यक्ति के हितों के लिए उचित नहीं है। मार्क्सवादी लोकतंत्र, यदि इसके दृष्टिकोण, इसके विचार इतने ज्यादा अच्छे होते तो फिर ये यूरोप में इसका पतन नहीं हुआ होता, जबकि मार्क्स के विचारों का यूरोप में ही आज खात्मा हो चुका है। तो इन विचारों की अप्रासंगिकता इससे प्रतीत हो जाती है। इसके बाद में लोकतंत्र का जो अगला दृष्टिकोण है वो है समाजवादी दृष्टिकोण। 4 दृष्टिकोण हमने पढ़ लिए, अब ये 5वां दृष्टिकोण है जिसमें 2 दृष्टिकोणों का मेल हमें नजर आता है। एक उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यदि दोनों का समन्वय कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो जो रिजल्ट सामने निकल कर आता है वो रिजल्ट समाजवादी दृष्टिकोण कहलाता है या समाजवादी दृष्टिकोण प्रतीत होता है। समाजवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि सोसाइटी में आर्थिक समानता की जिस तरह से जरूरत है उसी तरह से राजनीतिक समानता की भी जरूरत है। और इसने ये माना कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए निम्न साधन अपनाए जा सकते हैं, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान सर्वोच्च समझा जाए, कोई व्यक्ति विशेष, कोई वर्ग विशेष, कोई समूह विशेष, कोई जाति विशेष राष्ट्र में सर्वोपरि स्थिति में नहीं हो सकती। सर्वोपरि स्थिति में संविधान होगा और सरकार को संविधान से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही कार्य करना होगा। जब संविधान सर्वोच्च होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के हित, अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी। विधि का शासन, विधि के शासन से तात्पर्य व्यक्ति की मर्जी के अनुसार, शासकों के अपने दृष्टिकोण के अनुसार वो शासन नहीं कर सकते। उन्हें जो शासन करने के लिए एक निहित विधि है जो कि उस देश की व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई जाती है, उस विधि के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होगा और ये विधि सभी के लिए एक समान होगी और इस विधि का सभी को एक समान संरक्षण भी प्राप्त होगा।
इसी तरह शक्ति का विभाजन, ये मानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए शक्ति का विभाजन, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति जितनी एक जगह होगी, केंद्रित होगी, उतना ही उसके निरंकुश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो शक्ति का विभाजन केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में किया जाना चाहिए, और फिर राज्य सरकारों के द्वारा भी स्थानीय स्तर पर इस शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो शक्ति निरंकुश रूप में कभी भी नहीं आ पाएगी, उस पर एक दूसरे का नियंत्रण बना रहेगा। इसी तरह नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना, एक नागरिक को अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जिस तरह की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता है, जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है, वो पूर्ण रूप में उसे मिलनी चाहिए। तभी सोसाइटी में राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। जब व्यक्ति हर रूप में स्वतंत्र है तो वो अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए, जिसको कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, वो उस अधिकार का प्रयोग खुलकर कर पाएगा। और जब राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग नागरिक खुलकर करता है तो वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। इसी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका उनको लागू करती है, लेकिन दोनों के बीच टकराव की स्थिति हो या व्यक्ति और राज्य के बीच जब टकराव की स्थिति होती है, तो ऐसे में इस टकराव को, द्वंद्व को खत्म करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर है। लेकिन वो अपनी भूमिका तभी सही रूप में निभा पाएगी जब वो निष्पक्ष हो और तटस्थ हो, अर्थात उस पर सरकार का किसी भी प्रकार से आंतरिक और बाहरी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव नहीं होना चाहिए। वो कानून के अकॉर्डिंग, हर व्यक्ति के हितों के अकॉर्डिंग न्याय करे। जनमत निर्माण के संवैधानिक साधनों पर बल, क्योंकि लोकतंत्र जनमत पर ही टिका हुआ शासन है, जिसमें जनता के मतों का आदर किया जाता है, जनता की हर एक चीज में राय समझी जाती है। तो जनमत का निर्माण संवैधानिक तरीकों से हो, मार्क्सवादी तरीकों से नहीं, जिसमें एक तरह से हिंसा और बल का महत्व है। इसमें संवैधानिक तरीकों को अपनाया गया है। नेक्स्ट, जो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों की उपस्थिति पर बल, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल होंगे तभी जनता को चुनाव के लिए एक विकल्प मिलेगा। जैसे साम्यवादियों के अनुसार, मार्क्सवादियों के अनुसार एक ही दल का चुनाव लड़ना, तो जनता के पास विकल्प नहीं होता, उसे अपना वोट देना होगा। प्रतिस्पर्धी दल होंगे तो वो जनता के लिए अनेक प्रकार के लाभांशों की घोषणा करेंगे और जनता के पास विकल्प होगा, और एक दूसरे प्रतिद्वंदी दलों के द्वारा एक नियंत्रण की स्थापना भी की जाएगी। निजी संपत्ति के अधिकार पर विश्वास, मार्क्सवादियों ने ये माना कि निजी संपत्ति का अस्तित्व खत्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अरस्तु से लेकर बाद तक के सभी वेस्टर्न और अन्य थिंकर्स ने यह कहा है कि संपत्ति व्यक्ति को कार्य करने की स्फूर्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसको आगे बढ़ने का, अपने परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी निभाने लायक बनाती है। यदि निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाएगा तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर इससे प्रभाव पड़ेगा। वो धीरे धीरे कार्य में रुचि लेना बंद कर देगा। जब उसकी स्वयं की कोई चीज नहीं होगी तो उसमें उसकी धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाएगी। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, आवश्यक चीजें मानते हैं। और शेष इसका हम अगली क्लास में करेंगे। आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।